Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our next topic, that is about gases exchange. और इस gases exchange के first topic के अंदर हम पढ़ेंगे human respiratory system को. Human respiratory system की anatomy, इसके different components, and then we will study its physiology. So let's move towards the human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर हम फंक्शंस की तरफ सबसे पहले आ जाएं, तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द गैसेस एक्सचेंज. ह्यूमंस के अंदर आपने याद रखना है कि एवरी सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट. तो इसीलिए इन सेल्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और CO2 को रिमूव करवाने के लिए दो बेसिक सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं. वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अदर इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होगा? एनवायरनमेंट और ब्लड के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज करवाना, और ये एक्सचेंज होता है लंग्स के लेवल पर. तो इसलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लंग्स तक कैरी करना है, लंग्स पे वो ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो जाएगी, और इसी तरह से लंग्स के लेवल पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में एंटर होगी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ने उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवाना है. तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बी इन्वॉल्व्ड इन गैसेस एक्सचेंज. लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस के ट्रांसपोर्ट में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट विल बी द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो गैसेस एक्सचेंज इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, while gaseous transportation is the function of human circulatory system. So the main and most important function of the human respiratory system is gases exchange with the environment. उसके बाद जो एक और important function आपने याद रखना है कि our respiratory system is also involved in defense. It forms our defense line. हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स के एंटर होने के दो तीन पैसेजेस हो सकते हैं. लाइक स्किन पे अगर वाउंड है उसके थ्रू एंटर हो सकता है, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एंटर हो सकता है, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एंटर हो सकता है. सो दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द बॉडी. आप जब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल्स को पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे म्यूकस को, और ये आपने इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा होगा कि म्यूकस फॉर्म्स द फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ आवर बॉडी. तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके अंदर म्यूकस की लाइनिंग ये डिफेंस लाइन का काम करती है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द जर्म्स. इसी तरह से एक और आपने फंक्शन याद रखना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज एसिड बेस बैलेंस, या आप इसको कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लड के अंदर CO2 आती है, CO2 से कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड बनने का मतलब ये है कि ब्लड की पीएच ड्रॉप हो जाएगी. तो इसीलिए अगर वो CO2 ब्लड के अंदर रहती है तो इट्स pH विल रिमेन लो. तो लंग्स ने क्या करना है, उस CO2 को रिमूव करवाना है ताकि ब्लड की pH नॉर्मल रेंज के अंदर रह सके. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपने याद रखना है कि लंग्स या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एसिड बेस बैलेंस या ब्लड की pH को मेंटेन करने के अंदर इन्वॉल्व होता है. अनदर फंक्शन जो आपने याद रखना है दैट इज इट्स रोल इन थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि हमारे लंग्स के लेवल पर वाटर इवेपोरेट होता है, और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सपायर्ड एयर होती है इट इज रिच इन वाटर वेपर्स, और ये वाटर वेपर्स अल्टीमेटली अपने साथ हीट को भी लेकर जा रहे होंगे. सो हमारे अंदर कम, लेकिन कुछ बाकी मैमल्स के अंदर इसका एक मेन रोल थर्मो रेगुलेशन के अंदर होता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो हैज रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अब हम चलेंगे इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के
कंपोनेंट्स की तरफ। जनरली वी विल डिवाइड दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। वो दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर वन इज द एयर पैसेज वे। इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम भी देते हैं। तो एयर पैसेज वे या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम उस पैसेज को या उस ट्रैक्ट को कह रहे हैं जिसने लंग्स को एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना है। यानी एनवायरनमेंट से लंग्स तक जो एयर आएगी या लंग्स से एनवायरनमेंट तक जो एयर जाएगी, दैट विल पास थ्रू द एयर पैसेज वे। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को और उसके सीक्वेंस को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द लंग्स दैट आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। और लंग्स ने वो साइट प्रोवाइड करनी है जहां पर एयर ने ब्लड में एंटर होना है या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने लंग्स में एंटर होना है। सो दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो एयर पैसेज वे हमारे पास है, इसको हम फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आपने ये दो कंपोनेंट्स याद रखने हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कॉमनली हम इंक्लूड करते हैं नॉस्ट्रल्स को, नेजल कैविटीज को और फेरिंक्स को। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेरिंक्स, यानी लेरिंक्स से नीचे जितना भी पोर्शन होगा लंग्स तक, उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूवर्ड्स द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स को। तो ये आपके सामने डायग्राम है विच इज कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम इनके सीक्वेंस को देख लेते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास आएंगे नेजल कैविटीज। उनकी ओपनिंग्स को हम नॉस्ट्रल्स कहेंगे जो आउटर साइड पर प्रेजेंट होंगी। नेजल कैविटीज लीड टू फेरिंक्स। फेरिंक्स से नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा लेरिंक्स। लेरिंक्स इज एक्चुअली द अपर पोर्शन ऑफ द ट्रैकिया। तो लेरिंक्स और इसके बाद आपने याद रख लेना है ट्रैकिया को। ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से आगे नेक्स्ट कंपोनेंट होंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स विल लीड टू एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई इन लंग्स को स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करते हैं। ये हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द लंग्स। अब यहां पर आपने ये सीक्वेंस सबसे पहले याद रखने, यानी नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। और इसी तरह से आपने ये भी याद रखना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द लंग और कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग। जैसे यहां पर अगर मैं नेजल कैविटीज को देखूं तो दीज आर आउटसाइड द लंग, फेरिंक्स आउटसाइड द लंग, लेरिंक्स आउटसाइड द लंग, ट्रैकिया आप देख रहे हैं दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द लंग। ब्रोंकाई का कुछ पोर्शन लंग से बाहर होगा, कुछ पोर्शन लंग्स के अंदर होगा। सो ब्रोंकाई आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द लंग्स। और इसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे यानी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, दे आर कंप्लीटली फाउंड इनसाइड द लंग्स। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। अब इसके अंदर अगर हम इन कंपोनेंट्स की तरफ आ जाएं, दीज आर द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएंगे। हम यहां पर इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स और जो कंपोनेंट हम पढ़ते जाएंगे उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी को हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आर 2 इन नंबर। इनकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो दीज कंटेन बोन एंड कार्टिलेज।
अब बोन और कार्टिलेज क्या हैं? दीज आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, so they will provide shape and support to these organs or structures. These nostrils also have hair, और आपने यहां पर याद रखना है कि हेयर का फंक्शन क्या है? टू ट्रैप द लार्जर पार्टिकल्स, और लार्जर पार्टिकल्स को ट्रैप करने का मतलब ये है कि दीज आर इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसी तरह से दीज आर लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसने यहां पर दो काम करने हैं। नंबर वन, म्यूकस विल आल्सो फिल्टर द पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स इसके साथ ट्रैप हो जाएंगे, सो इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इट आल्सो फॉर्म्स आवर फर्स्ट डिफेंस लाइन, तो आपने याद रखना है कि म्यूकस आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट एक्ट्स एज द डिफेंस लाइन। और इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि दिस म्यूकस इज आल्सो इन्वॉल्व इन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, एयर की मॉइस्टनिंग या ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होगी। जब ये एयर इन सराउंडिंग सेल्स के साथ टच करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स और ये एयर, तो वो सेल इस एयर की कंडीशनिंग भी करते हैं, यानी इसके टेम्परेचर को बढ़ाना या कम करना, ये भी एयर पैसेजवे का काम है, ताकि एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो इस फंक्शन को हम कंडीशनिंग का नाम भी देते हैं, इसको हम वार्मिंग का नाम भी देते हैं, और मोस्टली केसेस में इसमें सराउंडिंग सेल्स और ब्लड कैपिलरीज ये इन्वॉल्व होती हैं। तो ये अब आपने याद रखना है कि इस नॉस्ट्रिल्स के लेवल पर तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे होंगे। नंबर वन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? हेयर और म्यूकस। नंबर टू, मॉइस्टनिंग, मॉइस्टनिंग ये म्यूकस करवा रही होगी। नंबर थ्री, वार्मिंग, जिसके अंदर सराउंडिंग सेल्स और ब्लड कैपिलरीज ये इन्वॉल्व होंगी। These nostrils lead to nasal cavities. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि what is the number of nasal cavities, these are 2 in number, but these nasal cavities are further divided into passageways. अब ये आपने याद रखना है कि ये हमने एक nasal cavity के passages लिखे हैं। One nasal cavity is further divided into 3 passageways. तो इसलिए द टोटल नंबर ऑफ पैसेजवेज इन द नेजल कैविटीज विल बी 6, टोटल 6 पैसेजेस होंगे, यानी 3 इन 1 नेजल कैविटी एंड 6 इन द 2 नेजल कैविटीज। अब सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इन पैसेजेस का क्या रोल है, क्यों ये डिवीजन हुई है। अब अल्टीमेटली एक तरफ हमारे पास एक नेजल कैविटी है और दूसरी तरफ इसके अंदर फर्दर 3 पैसेजेस बन गए। तो इन 3 पैसेजेस के बनने का मतलब ये है कि अब ये स्पेस नैरो हो गई है, यानी पहले एयर ने इस जगह से गुजरना था, अब वो नैरो स्पेस में से गुजर रही है, और जितनी स्पेस नैरो होगी उतनी एयर की फिल्ट्रेशन बेटर हो जाएगी, उतनी एयर की वार्मिंग बेटर हो जाएगी, उतनी ह्यूमिडिफिकेशन बेटर हो जाएगी, बिकॉज इट विल बी इन कंटेक्ट विद द सेल्स, म्यूकस एंड अदर कंपोनेंट्स। तो ये आपने सबसे पहले तो याद रखना है पैसेजवेज का। उसके बाद दीज नेजल कैविटीज आर लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी यहां पर सीलिया मौजूद होंगे और म्यूकस सेल्स मौजूद होंगे विच विल फॉर्म म्यूकस मेम्ब्रेन। अब अगर हम इसके फंक्शंस की तरफ चलें, यानी फिजियोलॉजी की तरफ, तो नंबर 1, अगेन दीज नेजल कैविटीज आर इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और यहां पर आपने याद रखना है कि इस फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होगी म्यूकस, सीलिया इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपने पढ़ा हुआ है सीलिया या फ्लैजेला, इनका काम क्या होता है? मूवमेंट। तो यहां पर भी इनका काम मूवमेंट होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अब किसकी मूवमेंट ये करवाएंगे? उन पार्टिकल्स की जो ट्रैप हुए हैं। किसने ट्रैप किया है? म्यूकस ने। यानी अगर म्यूकस ने उन पार्टिकल्स को ट्रैप किया तो क्या वो पार्टिकल अब उस पैसेजवे में पड़े रहेंगे? अगर वो पड़े रहेंगे तो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद वो पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। तो सीलिया का क्या करते हैं? ये उन ट्रैप्ड पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स द फेरिंक्स, और फेरिंक्स से आगे या तो हम उनको एक्सपेल कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम,
या हम उसको स्वेलो कर लेते हैं। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि इन नेजल कैविटीज के लेवल पर जो पार्टिकल्स ट्रैप होंगे उनको सीलिया प्रोपेल करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स द फेरिंक्स, और फेरिंक्स से आगे क्या होगा, दिस विल बी ईदर स्वेलोड और विल बी एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी। तो ये सीलिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो यहां पे परफॉर्म होगा। तो फिल्ट्रेशन म्यूकस मेम्ब्रेन ने की, उसी म्यूकस ने मॉइस्टनिंग की, और अगेन यहां पर भी वार्मिंग या एयर की कंडीशनिंग का प्रोसेस हो रहा होगा। नाउ दिस एयर विल एंटर इनटू द फेरिंक्स। फेरिंक्स को हम यहां पे एक कंसीडर करेंगे, इसके आगे पोर्शंस फिर 3 होते हैं, यानी देयर इज वन फेरिंक्स विच हैज फर्दर 3 पार्ट्स। हम उन पार्ट्स की डिटेल में नहीं जाएंगे। इट इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इट इज आल्सो लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने याद रखना है, दैट इज चैनलाइजेशन ऑफ एयर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि दिस फेरिंक्स इज द पार्ट विच इज कॉमन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी यहां से एयर ने भी पास होना है और यहां से फूड ने भी पास होना है। और इसीलिए इससे आगे 2 पैसेजेस होंगे, एक ईसोफेगस का फॉर द फूड, दूसरा लेरिंक्स का फॉर एयर। तो फेरिंक्स ने क्या करना है, उसने चैनलाइज करना है, उसने ये डिसाइड करवाना है कि फूड ने ईसोफेगस में जाना है और एयर ने लेरिंक्स में जाना है। तो इसको हम कहते हैं चैनलाइजेशन ऑफ एयर। सो फेरिंक्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन चैनलाइजेशन ऑफ एयर। तो ये अब तक हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं ये किसका हिस्सा होंगे, दीज आर द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेरिंक्स। तो ये हमारे पास वही डायग्राम मौजूद है। अब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम द लेरिंक्स। तो हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट लेरिंक्स आ जाएगा। लेरिंक्स इज 1 एंड वी आल्सो कॉल इट एज वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसको हम कार्टिलेजिनस बॉक्स भी कहते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो इसलिए आप कंप्लीटली इसको इस तरह से कहेंगे, आपसे पूछें कि लेरिंक्स क्या है, तो दिस इज अपर कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिया। ये एक्चुअली ट्रैकिया का ही अपर पोर्शन है, लेकिन बॉक्स लाइक होगा, कार्टिलेज का बना होगा। इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लेरिंक्स विच इज कवर्ड बाय अ हिंज लाइक स्ट्रक्चर, बाय अ लिड लाइक कवर, जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस अगेन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं मसल्स। यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जहां जहां पे कार्टिलेज मौजूद है, इट इज हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट फॉर द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, यानी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपसे कहीं से भी पूछ लें कि ट्रैकिया में कौन सी कार्टिलेज है, तो आंसर होगा हाइलिन कार्टिलेज। आपसे अगर पूछ लें कि ब्रोंकाई में कौन सी कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। लेरिंक्स में हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन एपिग्लॉटिस में जब पूछेंगे तो फिर इसका आंसर होगा इलास्टिक कार्टिलेज। दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आपने ये नॉर्मली इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, जस्ट इट इज अ सिंपल डायग्राम कि ये हमारे पास ट्रैकिया है और ये ईसोफेगस है, और इस ट्रैकिया के ऊपर ये एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। अब नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं देन इट विल रिमेन वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब है कि एयर पास हो रही है। लेकिन जब बोलस आएगा
तो बोलस के आने पर इट विल बिकम मोर और लेस हॉरिजेंटल, यानी ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बोलस इसके ऊपर आएगा और उसके बाद जब ये दोबारा वर्टिकल होगा तो इट विल मूव दिस बोलस टुवर्ड्स द ईसोफेगस। सो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस एपिग्लॉटिस का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। और इसी तरह से आपने फर्दर याद रखना है नेजल कैविटीज का भी, कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटीज। तो ये भी आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन नेजल कैविटी, तो फिर आंसर होगा सॉफ्ट पैलेट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन इन ट्रैकिया, तो फिर आंसर होगा एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस का रोल आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इस लेरिंक्स की इनर साइड पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर आपने याद रखना है फंक्शनल वोकल कॉर्ड्स का नंबर। देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमंस दैट आर फंक्शनल, और जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तब वॉइस प्रोड्यूस होती है। अब अल्टीमेटली इनको कौन वाइब्रेट करवाएगा, दैट विल बी एयर। और 2 तरह की एयर आप पढ़ते हैं, एक इंस्पायरेटरी एयर, दूसरी एक्सपायरेटरी एयर, और इनसे जो वॉइस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ड्यू टू एक्सपायरेटरी एयर। यानी जब हम एयर को एक्सपायर करते हैं देन इट कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ दीज वोकल कॉर्ड्स, और ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करके वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए लेरिंक्स को हम कहते हैं वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो दिस फंक्शन ऑफ द लेरिंक्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, and the number of functional vocal cords is 2, and these are lined on the inner side by the mucous membranes. अब इन vocal cords की thickness मेल और फीमेल में वेरी करती है, और इसीलिए मेल और फीमेल में जो पिच है वॉइस की वो भी वेरी करती है। तो ये सारे आपने फंक्शंस, रिलेशंस याद रखने हैं विद रेफरेंस टू द लेरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स का नाम दे रहे हैं। अब इस लेरिंक्स से ऑनवर्ड हम चलते हैं ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया इज द मेन पाइप ऑफ आवर एयर पैसेज वे, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज विंड पाइप, यानी वी कॉल इधर एज द ट्रैकिया और वी कॉल इट एज विंड पाइप। कितने ट्रैकिया होंगे, इट विल बी 1। ये कहां से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेरिंक्स। लेरिंक्स कहां पे है, बिहाइंड द फेरिंक्स। देन इट विल पास थ्रू द नेक, विल एंटर इन चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी में ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 ब्रोंकाई। तो आपने सबसे पहले तो इसकी एक्सटेंट याद रखनी है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम नेक, फ्रॉम द लेरिंक्स, फिर पास हो रहा है थ्रू द नेक, फिर ये एंटर हुआ चेस्ट कैविटी में, और चेस्ट कैविटी में ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 मेन ब्रोंकाई। अब नेक के अंदर आपने इसकी लोकेशन को भी याद रखना है। दिस इज प्रेजेंट इन द फ्रंट। फ्रंट साइड को हम कहते हैं वेंट्रल साइड, जबकि बैक साइड को कहते हैं डॉर्सल साइड। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि ट्रैकिया कहां होता है, बिल्कुल फ्रंट पे होता है। इसकी बैक साइड पर ईसोफेगस होता है, और ईसोफेगस की बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम, या आप इसको स्पाइनल कैनाल कहेंगे। तो इसीलिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछें कि नेक में वेंट्रल मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, दैट विल बी ट्रैकिया। ट्रैकिया की बैक साइड पे यानी डॉर्सल साइड पर क्या होगा, ईसोफेगस होगा, और ईसोफेगस की बैक साइड पर या डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर इन तीनों में से कौन सी होगी, दैट विल बी वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कैनाल। यानी ट्रैकिया इज द वेंट्रल मोस्ट एंड वर्टिब्रल कॉलम इज द डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर इन आवर नेक। ट्रैकिया की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इट कंटेन्स सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, या हम इनको
इनकम्प्लीट रिंग्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि इनकी शेप इस तरह से होती है, तो इसको हम इनकम्प्लीट रिंग कह देंगे, या हम इसको सी शेप कार्टिलेज रिंग का नाम दे देंगे। और कार्टिलेज का काम क्या है? अल्टीमेटली इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया, के अगर एयर नहीं है तो कहीं ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, ये इसको प्रिवेंट करती है। इट हैज सिलिएटेड एपिथेलियम, और यहां पे भी अगेन सीलिया का काम क्या होगा? जो पार्टिकल्स म्यूकस ने ट्रैप किए हैं उनको प्रोपेल करना टुवर्ड्स द फेरिंक्स, यानी अब यहां पे अपर साइड पर वो जाएंगे। फेरिंक्स, फेरिंक्स से आपने पढ़ा या तो हम उनको एक्सपेल कर देंगे या हम उनको स्वेलो कर लेंगे। तो इनका काम उन पार्टिकल्स को मूव करवाना है, और अगेन म्यूकस सेल्स प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस को, म्यूकस ने उसी तरह से फिल्ट्रेशन करनी है, मॉइस्टनिंग करनी है। यहां पर आपने याद रखना है कि ट्रैकिया के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम गॉबलेट सेल्स का नाम देते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स का काम क्या होगा? म्यूकस की प्रोडक्शन। लेकिन ये गॉबलेट सेल्स हमारी बॉडी में दो जगहों पर मौजूद होते हैं, वन इन द ट्रैकिया एंड सेकेंड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर या ट्रैकिया के अंदर ये प्रोड्यूस होंगे, रोल इनका म्यूकस की प्रोडक्शन होगा। फंक्शंस वही होंगे कि ट्रैकिया एक्ट्स एज द एयर पैसेज वे, यहां पे फिल्ट्रेशन होगी, मॉइस्टनिंग होगी और एयर की कंडीशनिंग होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब ये ट्रैकिया चेस्ट में एंटर होगा, इट विल डिवाइड इनटू टू मेन ब्रोंकाई, और इन दो मेन ब्रोंकाई को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। सो एयर पैसेजवे विल एंटर इनटू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई, और वी विल कॉल देम एज मेन ब्रोंकाई। इनका नंबर कितना होगा? दीज आर 2 इन नंबर, एंड दे आर स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया की तरह यहां पे भी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं। इट हैज सिलिएटेड एपिथेलियम, इट हैज म्यूकस सेल्स। यहां पे फंक्शंस भी वही होंगे, एयर पैसेज वे, फिल्ट्रेशन, मॉइस्टनिंग और एयर की कंडीशनिंग। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे हम इस पैसेज वे में आगे की तरफ चलते जाएंगे, डायामीटर कम होता जाएगा, तो इसलिए ब्रोंकाई का ट्रैकिया के मुकाबले में डायामीटर कम होगा। ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगे ब्रांचेस में, उन ब्रांचेस को हम कहेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। ये मल्टीपल डिवीजन्स होंगी, दिस विल बी मल्टीपल इन नंबर। यहां पर आपने याद रखना है कि सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स की बजाय कार्टिलेज प्लेट्स होंगी, यानी इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी, और ये इरेगुलर पैटर्न के अंदर होंगी। ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई में सी शेप्ड रिंग्स रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, यहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। उसके अलावा सिलिएटेड एपिथेलियम, म्यूकस सेल्स होंगे, फंक्शंस वही होंगे, एयर पैसेजवे, फिल्ट्रेशन, मॉइस्टनिंग और कंडीशनिंग का काम यहां पे हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, और वो हैं ब्रोंकियोल्स, यानी ब्रोंकाई विल अल्टीमेटली डिवाइड टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हम कब कहेंगे? जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाएगा, यानी ऐसे पैसेजेस लंग्स के अंदर जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो, दीज विल बी कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स की आपने यहां पर 2 टाइप्स याद रखनी है। इनिशियली जो ब्रोंकियोल्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। डायमीटर अल्टीमेटली 1 मिलीमीटर या उससे कम होगा। दे डू नॉट कंटेन कार्टिलेज बट कंटेन सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस सेल्स। तो ब्रोंकियोल्स से ऑनवर्ड आपने याद रखना है कि कार्टिलेज नहीं होगी, इससे पहले पहले कार्टिलेज प्रेजेंट थी। यहां पर फंक्शंस वही सारे हो रहे होंगे, एयर पैसेजवे, फिल्ट्रेशन क्योंकि म्यूकस है, मॉइस्टनिंग, कंडीशनिंग, और सीलिया का काम उन ट्रैप पार्टिकल्स को प्रोपेल करना है। इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से नेक्स्ट प्रोड्यूस होंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। यहां पर आपने याद रखना है
कि कार्टिलेज तो पहले स्टॉप हो गई, रुक गई, खत्म हो गई, यहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम भी नहीं होगी, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए अब अगर कोई पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, उसको रिमूव करवाना मुश्किल होगा। अब अगर उसको रिमूव करवाना होगा तो फेगोसाइट्स करवा सकते हैं, सीलिया नहीं करवा सकते, बिकॉज दीज आर नॉट प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के नाम से हमें पता चल रहा है कि दीज आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। तो इसलिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर आपने याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यहां पर हो रहा होता है वो क्या है, गैसेस का एक्सचेंज। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे आ जाते हैं एल्वियोलाई, विच आर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हम फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज द एल्वियोलर डक्ट and other is the alveolar sac. These alveoli are single layered structures. These are surrounded by blood capillaries and these are lined by surfactant. ये surfactant alveolar cells खुद produce करते हैं and it is produced after 7 months of pregnancy or gestation period. इसीलिए अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो तो वहां पे सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रोड्यूस होगी। दिस सर्फेक्टेंट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर और इसका रोल क्या है, इट हैज मेन रोल इन डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन को डिक्रीज करके ये एल्वियोलाई के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। यानी अगर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ना हो तो एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे ड्यू टू हायर सरफेस टेंशन और उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एल्वियोलाई आर द मेन साइट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो इसलिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन साइट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, तब हम आंसर करेंगे एल्वियोलाई। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि एल्वियोलाई के अलावा और कौन सी स्ट्रक्चर है जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है, तो फिर आंसर होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो आपने ये ओवरऑल याद रखना है कि ये दो स्ट्रक्चर्स यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई ये मिलकर फंक्शनल यूनिट बनाते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। और आपकी बुक्स के अंदर इसको एयर सैक का नाम दिया होता है। यानी एयर सैक इज क्लस्टर, दिस क्लस्टर कंटेन्स एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड इट फॉर्म्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। अगर आपसे पूछेंगे कि लंग्स के स्ट्रक्चरल यूनिट्स कौन से हैं, तो वो हम एल्वियोलाई को कहते हैं। यानी एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड एयर सैक इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। ये आपके सामने उसकी डायग्राम मौजूद है। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे प्रोड्यूस होंगी एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर डक्ट से आगे बनेंगे ये एल्वियोलर सैक एंड दीज विल बी सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ब्लड आएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। और हमने पढ़ा है कि दीज एल्वियोलाई आर द सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। ब्लड कैपिलरीज भी आपको पता है कि सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसीलिए यहां पर बनती है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे बनेगी, ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर और इनके अराउंड मौजूद है ब्लड कैपिलरी जिसके अंदर आरबीसीज होंगे। ब्लड कैपिलरीज भी आपने पढ़ी हैं कि दीज आर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि एयर से ब्लड में जब ऑक्सीजन आएगी तो वो कितने सेल्स को क्रॉस करेगी, इट विल क्रॉस 2 सेल, वन ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियम एंड अदर ऑफ द कैपिलरी एपिथेलियम। और इसी तरह से अगर ब्लड से CO2 लंग्स में जाएगी तो वो कितने सेल्स को क्रॉस करेगी, 2 सेल्स को, वन एल्वियोलर एपिथेलियल सेल एंड सेकंड कैपिलरी एपिथेलियल सेल। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस बनती है दैट इज ओनली 2 सेल थिक।
वो 2 सेल्स कौन से हैं आपने पढ़ ली हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 सेल होने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है, ताकि गैसेस एक्सचेंज ईजी हो सके। जितनी सरफेस थिन होगी उतना गैसेस एक्सचेंज ईजी होगा। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन लंग्स एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। अब लास्ट में हम चलते हैं टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ द लंग्स विच आर द मेन ऑर्गन्स। आपने डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स को याद रखना है। सबसे पहले लंग्स की लोकेशन की तरफ हम आ जाते हैं। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी एंड दीज आर 2 इन नंबर। इनको हम कहेंगे राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, देयर आर 2 लंग्स, राइट एंड लेफ्ट। और आपको पता है कि लेफ्ट साइड पर हार्ट भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जो लेफ्ट लंग है ये साइज के लिहाज से कंपैरेटिवली राइट के मुकाबले में स्मॉलर होगा। इन लंग्स के अंदर फर्दर हम फाइंड करते हैं लोब्स को। अब इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो राइट लंग है इट हैज 3 लोब्स। इसके फर्दर 3 लोब्स होंगे, 1, 2 एंड 3। लेफ्ट लंग मैंने कहा है कि इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। और इसलिए आपने ये याद रखना है कि दिस लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स। इसलिए राइट लंग पे एयर का वॉल्यूम ज्यादा होगा लेफ्ट के मुकाबले में। राइट लंग के लेवल पर गैसेस की एक्सचेंज ज्यादा हो रहा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। तो लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी और दीज आर सराउंडेड बाय द रिब केज। यानी अगर हम इसकी सराउंडिंग्स को देखेंगे तो सराउंडिंग्स पे रिब केज होगा, रिब केज के फ्रंट पे स्टर्नम होगी और बैक पर वर्टिब्रल कॉलम होगा। यानी ये ओवरऑल चेस्ट कैविटी बना रहे हैं। बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्री, देन रिब्स और फ्रंट पे स्टर्नम। और इन रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। दीज इंटरकॉस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जबकि इन लंग्स की जो बेस है, इसको आप बेस कहेंगे या आप इसको कह सकते हैं फ्लोर ऑफ द लंग्स। दिस इज मेड बाय द डायाफ्राम एंड डायाफ्राम इज आल्सो अ स्केलेटल मसल। आपने पढ़ा हुआ है दिस इज अ पार्टीशन बिटवीन द एब्डोमेन एंड थोरैक्स। इट इज अ स्केलेटल मसल और नॉर्मली इट इज डूम शेप्ड और इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ब्रीदिंग होता है। यानी इंटरकॉस्टल्स और डायाफ्राम दे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स और इसकी वजह से ब्रीदिंग यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रही होगी। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि लंग्स को इमीडिएटली जिस लेयर ने सराउंड किया होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा इज डबल लेयर स्ट्रक्चर, यानी इसकी 2 लेयर्स होंगी। इसकी जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं पेराइटल प्लूरा। पेराइटल का वर्ड हमेशा हम आउटर के लिए यूज करते हैं। और ये किसके एडजेसेंट होगी? इट विल बी एडजेसेंट विद द रिब केज। ये रिब केज के एडजेसेंट है। एंड अदर इज द विसरल प्लूरा जिसने एल्वियोलाई को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, जो एल्वियोलाई को या लंग्स को सराउंड करिए दैट इज द विसरल प्लूरा। जो आउटर साइड पर है उसको कह रहे हैं पेराइटल प्लूरा। और इन दोनों के दरमियान ये जो कैविटी डेवलप हो रही है दिस कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी एंड दिस प्लूरल कैविटी कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड। आपने प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन पढ़ा होगा कि इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ लंग्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस कर रहा है तो आंसर होगा प्लूरल फ्लूइड। जबकि प्लूरा का काम क्या है? फ्लूइड को रिटेन किया हुआ है, लंग्स को कवर कर रही है और उसके साथ साथ ब्रीदिंग में हेल्प कर रही है और एयर की लीकेज को प्रिवेंट करती है। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द प्लूरा। सो ये लंग्स की बेसिक डिटेल्स हैं, इनकी सराउंडिंग्स हैं, रिब केज, प्लूरा, डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल,
स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, इन सब को आपने पढ़ा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर एयर पैसेज वे को हमने पढ़ा, लंग्स को पढ़ा। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एज प्रैक्टिस, ताकि आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाए, आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को समझ सकें। नंबर 1 क्वेश्चन है, अ कंपोनेंट ऑफ एयर पैसेज वे दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। एयर की ह्यूमिडिफिकेशन या मॉइस्टनिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? अल्फा पे है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसने शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ये नहीं होगा। हेयर का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, ये भी नहीं होंगे। सीलिया का उन ट्रैप पार्टिकल्स को मूव करवाना, ये भी नहीं होंगे। म्यूकस इज द सिक्रीशन एंड दिस सिक्रीशन आल्सो कंटेन्स वाटर, तो दिस कैन बी इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमिडिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा डेल्टा होगा, यानी म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। गॉबलेट सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन gaseous exchange, gaseous absorption, mucus secretion, surfactant secretion। तो हमने पढ़ा था कि गॉबलेट सेल इज अनदर नेम यूज्ड फॉर द म्यूकस सेल्स, तो इसलिए इनका रोल क्या होगा? म्यूकस को सिक्रीट करना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कंटेन्स कार्टिलेज? प्राइमरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई। हमने पढ़ा था कि ब्रोंकियोल और उनसे आगे जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होंगे दे डू नॉट कंटेन कार्टिलेज, जबकि ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई विल हैव सी शेप्ड कार्टिलेज, तो करेक्ट आंसर इसका अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्लूरा एंड प्लूरल फ्लूइड आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्शन यहां पे पूछी है। अल्फा पे है प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ एयर, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लूरा। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है। हेल्पिंग इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दे आल्सो हेल्प इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दौरान ये भी अपना रोल प्ले करती हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, तो इसमें इसका नहीं होगा। सरफेस एरिया को बढ़ाने में एल्वियोलाई का रोल हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इसका डेल्टा होगा। ये वो फंक्शन है जो प्लूरा और प्लूरल फ्लूइड के साथ हम रिलेट नहीं करेंगे।